चूँकि हम पहली बात सुन रहे हैं कि कोई ऐसी स्टूडेंट भी है जो मैथ और बायो 12वीं में दोनों में 100 में 100 पाई हो। लोगों का एक पॉइंट वीक होता है मैथ या बायो जब लोग लेते हैं तो हिंदुस्तानी गायन में, और उसके भी हर ईयर में फर्स्ट टॉप, फर्स्ट मेरिट, और डिप्लोमा मैंने गोल्ड मेडल लिया है वहाँ से। वाह, बड़ी अच्छी बात कहा आपने। अच्छा, आपको हिंदुस्तान की सुर कोकिला और सेलिब्रिटी के नाम से भी नवाजा गया है, कहा गया है। आपके मार्गदर्शक होते हैं तो कहते नहीं कि ये किन चीज़ों में तुम पढ़ी हो, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? इस बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगी, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल हो गया है मेरी कॉलेज की लाइफ से, तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगी। चलिए मैं अपना नंबर बता रही हूँ, 9837833485। आप सभी लोगों से अनुरोध है, एक बार फिर सुन लीजिए, 9837833485। आप लोग हमसे संपर्क करिए, और यदि आप लोग अनाथ आश्रम, विकलांग या वृद्धाश्रम से हैं तो आपको निःशुल्क मिलेगा। और हमारा जब मेरी डिग्री हो जाएगी उसके बाद में भी जो भी मेरे यहाँ पर अनाथ, विकलांग या क्या कहते हैं वृद्ध जो भी आएंगे वृद्धाश्रम से, उनसे मैं पैसे नहीं लूँगी, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करूँगी। इनके अलावा मैं सब लोगों से पैसा लूँगी, मैं झूठ नहीं। सिला की लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली मेरा। जब मेरे पिताजी IIT इंजीनियर है, मेरी मम्मी साइंटिस्ट है, और पूछेंगे भाई बेटी क्या कर रही है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एजुकेशन में बहुत फोकस करना चाहिए। और फिर मैं 9th के बाद में बहुत क्यूरियस हो गई, और 10th में मेरे 93% आए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज। मैं हूं SP सिंह। आज हमारे साथ में एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है शिवरंजनी तिवारी। शिवरंजनी तिवारी का वीडियो आए दिन वायरल होता रहता है। आज हम इनसे इनके जीवन के बारे में बात करेंगे कि इनका जीवन बचपन से लेकर आज तक कैसा रहा, क्या रहा, इनकी शिक्षाएं क्या रहीं। चूँकि इनका वीडियो वायरल होता है तो लोग इनको 75% लोग तो गलत नज़रिए से देखते हैं। तो आखिर क्या खास है इनके जीवन के बारे में, आज इन्हीं से हम जानेंगे और आपको बताएंगे। और इनके जीवन के बारे में सुन के आपको आश्चर्य भी लगेगा, क्योंकि आप बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं जानते हैं। तो शिवरंजनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरंजनी जी, आज हम कुछ चीज़ें पूछने वाले हैं आपसे, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका टाइम चूँकि बहुत मूल्यवान है, चूँकि आपका एग्ज़ाम भी आपने बताया कि आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप कहाँ की रहने वाली हैं, और आपके माता पिता जी क्या करते हैं, उनका परिचय थोड़ा दीजिए। सबसे ज़्यादा लोग इसी प्रश्न में कंफ्यूज है कि मैं हूँ कहाँ की। तो मैं बता दूँ कि मेरा जो मूल निवास है, मेरा जो जन्म स्थान है, वो हरिद्वार उत्तराखंड से है। और मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो UP से बिलोंग करते हैं। और जो मेरे पिताजी हैं वो IIT टॉपर रहे हैं, इंजीनियर हैं। और मेरी मम्मी है वो PhD होल्डर हैं और रिसर्च साइंटिस्ट हैं। और दोनों काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं, बस किस किस कंपनी में है ये नहीं बताऊँगी। तब तो आपको किसी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं हुई होगी, क्योंकि आपने बताया कि आपकी माताजी जो हैं वो साइंटिस्ट हैं और आपके पिताजी टॉपर रहे हैं। IIT टॉपर है, इंजीनियर है। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। इन्होंने एक प्रश्न का उत्तर तो बड़ा बढ़िया बता दिया भाई, हम भी खुश हो गए इससे। आपकी प्राथमिक जो शिक्षा दीक्षा हुई 1 से लेकर 12 तक, वो कहाँ हुई? बिल्कुल, मेरी प्राथमिक जो शिक्षा दीक्षा थी, एक मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगी। पहले के जो जितने भी बाल गोपाल थे, बच्चे होते थे, पढ़ लिख के टॉपर बन रहे थे। मोस्टली कुछ तो फेल होते ही हैं, कुछ गलत लाइन में आते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग टॉपर होते हैं, एक अपनी सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे जो थे वो कॉन्वेंट में नहीं पढ़ते थे। आजकल जिसको देखो वो कॉन्वेंट में पढ़ता है, और बस अपनी जो रियलिटी लाइफ है उससे वो कन्वर्ट हो जाता है, वो कुछ एक नई ही दुनिया में चले जाता है। जैसे मैं पढ़ी हूँ, मैंने अपने 1st से लेकर 12th तक की जो मेरी एजुकेशन है वो है स्वामी विवेकानंदा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, इसमें मैंने पढ़ी है। और जो विवेकानंदा के जो फॉलोवर्स होते हैं, आप जानते होंगे विवेकानंद का जो ट्रस्ट होता है, स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है। तो उनका जो स्कूल होता है बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो होता है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और सबसे पहली बात है जो मैंने अपने इस पूरे जीवन में सीखी वो था डिसिप्लिन,
एक जो डिसिप्लिन जो हमने अपने स्कूल में सीखा, और डेफिनेटली हर कोई स्कूल में ही सीखता है, ये हर चीज़ें स्कूल में सीखते हैं। तो मैंने अपने स्कूल में एक डिसिप्लिन सीखा और ऐसी बहुत सारी बातें सीखी जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही। और मैं तो थैंक यू बोलती हूँ अपने पेरेंट्स को कि आपने मुझे इतने, पहले मुझे पता है क्या लगता था कि कितने खड़ूस लोग हैं मेरे टीचर लोग, हर चीज़ में टोकते हैं, हर चीज़ में इतने स्ट्रिक्ट होते हैं हर टाइम, मतलब। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने उस टाइम टोका तो अभी हम सुधर गए, अगर उस टाइम ना टोकते तो शायद हम ना सुधर पाते। अच्छा, जैसा कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी वो 10वीं से मेन लोगों का एम शुरू हो जाता है। हाँ, ये लोगों को लगता है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। 10वीं में सबसे पहले आप बताएं कि आपका मार्क्स कितना था? मेरा 10th में मेरा 10th में था 93% था मेरा 10th में। 93% था मेरा। और क्या कहते हैं, मैं बचपन में बिल्कुल अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी हमेशा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत म्यूज़िक के लवर हैं और संगीतकार हैं और हरिओम शरण जी के बहुत बड़े फॉलोवर हैं और शिष्य भी रहे हैं उनके। तो हमेशा वो एक भजन गाते थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मैं छोटी सी थी, फर्स्ट UKG फर्स्ट की बात होगी मेरी। तो मैं जब छोटी सी तो मैं सोचती थी कि जब राम जी बेड़ा पार ही करेंगे तो पढ़ने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। माइंड में आ जाता था। अरे तो मैं भी पापा के साथ में बैठ के गाती थी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। और पेपर की जाने के पहले मैं यही गाती, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन क्यों ही करे। तो लेकिन फिर मैं बचपन में मेरा संगीत में बहुत रुझान हो गया, मैं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी और क्यूरियस नहीं थी, बस पासिंग लायक से थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। लेकिन 8th में और मेन बेसिकली जो 9th था उसमें मैं बहुत क्यूरियस हो गई और मैंने सोचा, जब मेरे पिताजी IIT इंजीनियर है, मेरी मम्मी साइंटिस्ट है और पूछेंगे भाई बेटी क्या कर रही है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एजुकेशन में बहुत फोकस करना चाहिए। और फिर मैं 9th के बाद में बहुत क्यूरियस हो गई और 10th में मेरे 93% आए। और एक मैं बताती हूँ तो लोग आश्चर्य करते, मैंने 11th में दोनों सब्जेक्ट लिए थे, मैथ्स भी था और बायो भी था मेरे पास में। यानी कि आपका स्ट्रीम चेंज हो गया? हाँ, फिर मेरा चेंज हो गया, मैंने बोला नहीं है मुझे आर्ट्स नहीं लेना है, मुझे मैथ्स या साइंस दो। पहले मैं सोची कि कोई एक लूँ, फिर मैंने बोला नहीं, मम्मी मेरी साइंटिस्ट है, पापा मेरे इंजीनियर है, तो मैं दोनों ले लेती हूँ। तो मैंने दोनों ले लिए। ठीक है, यानी कि आप मैथ भी पढ़ती थी, बायो भी पढ़ती हाँ, मैं ही इकलौती थी जिसने 6 सब्जेक्ट लिए थे, हमको 6 सब्जेक्ट थे, तो मैंने मैथ और साइंस दोनों लिए थे। और लेकिन उसके बाद में भी थैंक गॉड मैं बच गई, मुझे 12th में 95% आए। और हाँ, और मेरे मैथ्स और साइंस में 100 आउट ऑफ 100 थे दोनों में, 10th और 12th। अच्छा, मैथ में आपके 100 में 100 आए? हाँ, 100 में 100 आए मेरे। और साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 है, मैं और 10th और 12th दोनों में। बहुत मायने रखता है। देखिए 100 में 100 पाना ये मामूली बात नहीं है, टेढ़ी खीर है। यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी हो गई थी 12th में जाते जाते? अरे बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब मुझे तो लगता ही नहीं कि एक्चुअली आए कैसे नंबर, मैं कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन बस ऐसे ही खेलते कूदते। तो क्या आप ज़्यादा समय बायो में देती थी कि मैथ में देती थी 12th में? मुझे मैथ्स मेरा शौक था और इसी के कारण मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रांग था। जब आप मैथ का आपको शौक था, 100 में 100 था, हाँ। बायो में कितना था? हाँ, उतना ही साइंस से बताया तो मैंने, 100। बायो में भी 100 था? हाँ, 100 थे। आप ये देखिए, बड़ा एक आश्चर्य इन्होंने बताया। इन्होंने 12वीं में लोगों का एक माइंड होता है कि बायो ले ले या मैथ ले ले, लेकिन एक ही वो चुनाव करते हैं, या बायो ले लेते हैं या मैथ ले लेते हैं। और इन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया और दोनों में 100 में 100 बहुत मायने रखता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो। तो अच्छा, उसके बाद आपने क्या करने की सोचा? एक एम बना होगा आपकी, MBBS करना है। चूंकि आप MBBS कर रही हैं, तो मैथ को आपने क्यों त्याग दिया? फिर मैथ को मैंने इसलिए त्याग दिया क्योंकि देखिए, मैंने MBBS इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम पे कोविड काल भी चल रहा था, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि डॉक्टर्स की बहुत कमी थी, तो मैं उसके कारण भी मैंने MBBS लिया। और उसका एक कारण और है, जो मेरा छोटा वाला भाई है, उसने बोला दीदी आप सिंगर भी हो, आप म्यूजिशियन भी हो, आपको इतना सब बजाना भी आता है, तो आप मेरे लिए एक स्ट्रीम छोड़ दो। क्योंकि मैंने JEE और नीट दोनों दिए थे, तो मेरे भाई ने मुझसे हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि दीदी मेरे लिए ये स्ट्रीम छोड़ दो, ये वाला जो फील्ड है मेरे लिए छोड़ दो, आप चले जाओ डॉक्टरी करने। और मैंने बोला चलो ठीक है, चलो एक काम कर देती हूँ, दया कर दी मैंने अपने भाई पर, और इंजीनियरिंग का मैंने त्याग कर दिया और मैं साइंस की तरफ आगे आ गई। अच्छा, अब तो इंजीनियरिंग की तरफ आप देखती भी नहीं होंगी, क्योंकि अब स्ट्रीम ही एकदम चेंज हो गया है।
बिल्कुल बिल्कुल। और एमबीबीएस में चूँकि जो लाइफ होती है स्टार्ट में बहुत हार्ड होती है, जो भी एमबीबीएस होता है थोड़ा सी टफ होती है, क्योंकि एक नई दुनिया में आप चले जाते हैं, और मेरे लिए भी थोड़ी टफ है अभी टफ क्या, बहुत ज़्यादा टफ है। आई जस्ट होप कि मेरी ये लाइफ अच्छे से थोड़ी सी गुजर जाए और मैं एक सफल डॉक्टर बनूँ, ये मेरी उम्मीद है बस। संगीत का क्षेत्र में आपको महारत हासिल है, मैंने सुन रखा है। आपके गुरु कौन हैं? मेरे गुरुदेव जो हैं अनूप जलोटा जी हैं, हमारे भारत के भजन सम्राट। मैं बचपन से उनसे मैं बहुत प्रभावित रही उनके गायन की शैली से। और चूँकि मैंने आपको बताया, मेरा जब मैं फर्स्ट क्लास में, तब से मेरे सर के ऊपर ये संगीत का भूत सवार हो गया था, और ये भूत इतना भारी सवार हुआ। मैंने जो खैरागढ़ है, एशिया की नंबर 1 संगीत महानगरी खैरागढ़, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया है हिंदुस्तानी गायन में, और उसके भी हर ईयर में फर्स्ट टॉप, फर्स्ट मेरिट, और डिप्लोमा में मैंने गोल्ड मेडल लिया है वहाँ से। वाह, बड़ी अच्छी बात कहा आपने। अच्छा, आपको हिंदुस्तान की सुर कोकिला और सेलिब्रिटी के नाम से भी नवाजा गया है, कहा गया है, ऐसा मैं सुना हूँ, क्या है इसका सच्चाई? जो हमारा खैरागढ़ है वहाँ पे श्रुति मंडल एक इवेंट होता है, जिसमें बड़े बड़े जैसे बीएचयू हो गए, भातखंडे हो गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, तो यहाँ के बड़े बड़े संगीतकार आते हैं, और श्रुति मंडल मतलब एक कंपटीशन टाइप होता है। तो वहाँ पर मैं भी जाती थी, पार्टिसिपेट करती थी, तो मेरा परफॉर्मेंस देख के मुझे सुर कोकिला ये वाला अवार्ड मिला है वहाँ से। तो जितने ही मेरे फैंस है, फॉलोवर्स हैं, मुझे सेलिब्रिटी, और चूँकि मेरे यूट्यूब में कुछ गाने बहुत ज़्यादा वायरल रहे, जैसे कि राधा ने मारी मिस कॉल, कभी तो मेरे घर आना, मतलब तमाम गाने मिलियंस में व्यूज़ गए हैं, तो इसलिए मुझे सुर कोकिला और यूट्यूब सेलिब्रिटी बोलते हैं मेरे फॉलोवर्स। तो अच्छा, आपको गोल्ड मेडल कब मिला, किस क्षेत्र में मिला है? म्यूज़िक में, जब मेरा डिप्लोमा हुआ था, इसमें मुझे मिला है। तो एक जब आपको एक तरह से जब गोल्ड मेडल मिला होगा, तो बड़ी आपके मन में रोमांचक बातें रही होंगी कि ये सबसे बड़ा अवार्ड है एक तरह से, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि मैंने उसको इसलिए मुझे अच्छा लगा देख के, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी का सपना पूरा, क्योंकि मेरे पिताजी सिंगर हैं और उनका संगीत में बहुत ज़्यादा एक रुझान है। तो चूंकि वो संगीत की लाइन में नहीं जा पाए, वो इंजीनियर हैं, तो मैंने सोचा चलो मैंने अपने पिताजी का सपना पूरा किया इस फील्ड में आकर। और जो उस दिन जो खुशी थी मेरे घर में, वो मेरे लिए मेरा एक गोल्डन मोमेंट था, और बहुत यादगार मोमेंट है वो मेरे लिए। आप अच्छा कुछ सुनाएंगी आप? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगी। जो अब बात करें गुरुदेव जी की, तो गुरुदेव जी का ही भजन सुनाती हूँ। सारे गा प धा नि धा प ग रे गा प ग रे गा म ग रे गा सा ग ग, सारे गा प ग रे सा ग रे सा नी प नि रे म प धा प ग रे म रे गा सा ग रे सा नि सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत बढ़िया सुनाया आपने। शिवरंजनी जी, कुछ और आपके जीवन के बारे में पूछना चाहूँगा। आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपके माता पिता इसमें कितना सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट करते हैं, डांटने में भी पूरा हाथ रहता है। जैसे अगर पेपर बताती हुई ख़राब हो गए तो डांट भी पड़ती है, बताते हो कि अच्छे हो गए हैं पेपर तो कुछ गिफ्ट भी मिल जाते हैं। तो हर तरीके से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और जो मेरा मुख्य लक्ष्य है वो अभी से नहीं, मेरा बचपन से, मेरे दादाजी के समय, जैसे आपको बताया हम लोग 30 साल से, मतलब
30 क्या ज़्यादा ही 40 साल करीब हो गए, मेरे दादाजी भी निःशुल्क वितरण करते थे मार्कंडे दर्दनाशक तेल का। जिस किसी के भी घुटना, कमर, गठियावाद, साइटिका, जोड़ों का दर्द होता था, हम सभी लोग 8 दिन में ख़त्म कर देते हैं। और यही सेवा को मेरे दादाजी ने चलाया और फिर थोड़ा सा कुछ टाइम पीरियड के लिए मेरे पापा ने भी उसको कंटिन्यू करा। और अब ये मेरा लक्ष्य है और ये मेरा टारगेट है कि अब मैं, क्योंकि आप जगह जगह पे निःशुल्क मार्कंडे का न लगाती भी हैं। कैंप हम निःशुल्क लगाते हैं किन लोगों के लिए? जो अनाथ होता है, जो वृद्ध होते हैं और जो विकलांग होते हैं। इन लोगों से हमने कभी पैसा नहीं लिया और मैं भी अपनी अप टू लाइफ में अपना, जब मेरी डिग्री हो जाएगी उसके बाद में भी जो भी मेरे यहाँ पर अनाथ, विकलांग या क्या कहते हैं वृद्ध जो भी आएंगे वृद्धाश्रम से, उनसे मैं पैसे नहीं लूँगी, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करूँगी। इनके अलावा मैं सब लोगों से पैसा लूँगी, मैं झूठ नहीं बोल ये रही। बहुत सराहनीय कार्य है जो आप कर रही हैं, एक तरह से वृद्ध की सेवा करना। ये सेवा मैं करूंगी, अप टू लाइफ करूंगी जब तक मेरी लाइफ रहेगी। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके फ्री की आड़ में जिन जो समर्थ है उनको तो देना चाहिए ना पैसा। और जो समर्थ है उनसे मैं बिल्कुल पैसा लूंगी। और जो असमर्थ हैं, जो भी मुझे आके बता देंगे अपनी प्रॉब्लम कि भाई हम ये मतलब प्रॉब्लम है, खास करके जो अनाथ आश्रम से होंगे, वृद्धाश्रम से होंगे और जो विकलांग होंगे, उनके पास में, जैसे अभी भी मैं कैंप लगाती हूँ। अभी हम लोग हनुमान जयंती में आए थे प्रयाग में, संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने निःशुल्क कैंप लगाया मार्कंडे दर्दनाशक तेल का। और हम लोग चैलेंजेबल ठीक करते हैं। अच्छा, मार्कंडे दर्दनाशक तेल का आपका पहली बार जो मैंने बात सुनी थी, ये बागेश्वर धाम में ही हुई थी, तो वहाँ भी आपके पिताजी कैंप लगाए थे क्या? वहाँ पर तो अभी भी चल रहा है, तब की बात क्या बता रहे हैं। अभी भी वहाँ पे हमारे पास में अभी कभी क्या मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना, फरवरी लास्ट की बात है। वहाँ पर ना जो मैं तो वहाँ पे अच्छे से मुझे याद नहीं है, वहाँ पे परिक्रमा मार्ग है कोई। हाँ, तो परिक्रमा मार्ग है, वहाँ पर अभी भी बिक रहा है, जबकि हम लोग तो सप्लाई कर भी नहीं रहे वहाँ पे, लेकिन फिर भी यानी आपके आड़ में डुप्लीकेट भी कार्य हो रहा है? हाँ, बिक रहा है, अभी भी बिक रहा है। हमारे पास कॉल आते हैं कि हमने परिक्रमा मार्ग में आपसे लिया था। अच्छा, आपसे ये लेना हो, जैसे लोग नहीं जानते, लोकल तेल पा जाते हैं, ओरिजिनल तेल की क्या पहचान है, आप कैसे उनको सजेस्ट करेंगी? मैं तो हर किसी को बोलूंगी आप मुझे कांटेक्ट करिए, आप मेरा नाम जहां सर्च करेंगे। अच्छा, नंबर होता है आपका? बिल्कुल, मैं अभी फिर डिस्प्ले कर देती हूँ। जो कोई भी आपकी नज़र में जो भी गठियावाद, घुटना, कमर, इसके दर्द से, जोड़ों के दर्द से परेशान हो, हर जगह से निराश हो, और खास करके जो अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और विकलांग हो, वो एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क करिए। मैं अपना नंबर बता रही हूँ, 9837833485। आप सभी लोगों से अनुरोध है, एक बार फिर सुन लीजिए, 9837833485। आप लोग हमसे संपर्क करिए। और यदि आप लोग अनाथ आश्रम, विकलांग या वृद्धाश्रम से हैं तो आपको निःशुल्क मिलेगा। और हमारे तरफ से यदि आपको कोई कॉल करे कि आप लोगों से पैसा मांगे आपकी पहचान बताने के बाद में भी इस तरीके से, अगर आप लोग वृद्धाश्रम से हैं या विकलांग हैं, तो आप बिल्कुल मत करिए। वो बिल्कुल मतलब फर्जी वाला काम है। और हम लोग विकलांग लोगों को और वृद्धाश्रम के लोगों को फ्री देते हैं बिल्कुल। शिवरंजनी जी, आप चूँकि MBBS की छात्रा हैं, तो बागेश्वर धाम में जब से आप गई हैं तब से आपका सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो जो वायरल हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड या आपके टीचर्स वगैरह कुछ कहते हैं आपको? ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। नहीं भाई, देखिए, चर्चाएं तो सब जगह, अगर पूरे दुनिया में हो रही है एक तरह से शिवरंजनी की चर्चा, तो इनके कॉलेज में भी होती होगी, तो क्या प्रतिक्रिया होती है उनकी? होती है, सभी मुझे जानते हैं और बहुत सारी मीठी यादें, मीठी तो कम है, खट्टी यादें थोड़ी सी ज़्यादा है। क्या कोई आपको कमेंट वगैरह दिखाते हैं लोग कि ये देखिए क्या हो रहा है? देखिए, वो सब तो चलता रहेगा, ये व्यवहारिक एक दुनिया है। और टू भी मैं बताऊं, मेरे जो भी मेरे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, कोलिग्स हैं, बैचमेट्स हैं, ये बहुत फ्रेंडली बहुत इको फ्रेंडली हमारा वातावरण है। और इस बारे में उन लोगों ने ज़्यादा मुझसे कभी पूछा नहीं, लेकिन हाँ, जानते सब हैं और मुझे एड्रेस हर कोई करते हैं। और जिस किसी को बताना होता है तो वो प्रॉपर पूरा यूट्यूब खोल के एक को बता के, देखो ये है, पूरा मतलब 0 से लेके पूरा मतलब A to Z पूरा बताते हैं उनको। कभी आपको किसी सेलिब्रेशन में बुलाया गया हो और पूछा गया हो, शिवरंजनी तिवारी जब आपका नाम लिया जाता होगा तो तमाम लोग जो बैठे होते हैं तालियों से गड़गड़ाहट गूंजी, आप सुना है इसे? वो तो बचपन से होते आ रहा है, हर जगह मैं जाती हूँ वहाँ पर एड्रेस ऐसी करते हैं, शिवरंजनी तिवारी आई है, देन सभी लोग क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है,
सो कि हर मैं तो हर लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करती, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। और मैं तो सबको यही कहूँगी, देखो भाई, जो बीत चुका है या जो हो चुका है उसको छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसको सुकून से जियो। टीचर्स लोग आपके क्या कहते हैं? टीचर्स चूँकि आपके मार्गदर्शक होते हैं तो कहते नहीं कि ये किन चीज़ों में तुम पढ़ी हो, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? इस बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगी, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल हो गया है मेरी कॉलेज की लाइफ से, तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगी। नहीं, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। तो अच्छा, क्या आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी कि मतलब क्या संदेश एक आप अपने तरफ से एक संदेश दीजिए? सब लोगों को एक संदेश दूंगी, देखो भाई, नीट में बहुत कंपटीशन हो गया है। हम जब मैंने नीट दिया था तब काफ़ी कम कंपटीशन था। अभी अभी मैं देख रही हूँ आंकड़ा 25-26 लाख लोग बैठ रहे हैं और सीट में बढ़ोतरी बहुत कम हुई है। और मतलब एक सीट के लिए 8 से 10 लोग, ऐसे अप्रॉक्स में एक वीडियो देख रही थी, इतने बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो देखो भाई, मैं हर किसी को बोल रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ, व्हाट्सअप, फेसबुक, इस सब से दूर रहो और कम से कम पढ़ाई लिखाई कर लो, सो दैट तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी तुम्हारे गर्व करें। घर में फ्री वाईफाई मिलता है, हर घर में वाईफाई होता है, ब्रॉडबैंड लगा होता है। जो पेरेंट्स ने तुमको सुख सुविधाएं दी हैं, मतलब देखो पेट्रोल का कितना भी रेट बढ़े, लेकिन स्कूटी वगैरह मतलब अपने पूरे बच्चों को पूरा प्रोवाइड देते हैं अपने पेरेंट्स, ताकि कोई भी तरीके से मतलब डिस्कम्फर्ट ना फील हो। तो उन सभी चीज़ों का भाई थोड़ा थोड़ा मतलब ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। सोशल मीडिया में, टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ा, नेटफ्लिक्स के चक्कर में पड़ा, इन सब में अगर किसी ने अपना माइंड अगर लगाया, डेफिनेटली वो अपने लाइफ के कुछ साल के बाद में केवल और केवल रोएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि तुम मन लगा के पढ़ाई करो, समय बहुत बहुत कीमती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये कंपटीशन बढ़ेगा, कभी कम नहीं हुआ है कंपटीशन, हमेशा कंपटीशन राइज करता है। तो मैं यही बोलूँगी भाई, मन लगा के पढ़ो। एक अंतिम सवाल है शिवरंजनी जी, कि अगर आपसे धीरेन्द्र के शास्त्री जो हैं वो शादी करना चाहें तो क्या आपका अभी क्या जवाब होगा? मुझे अभी MBBS कंप्लीट करना है, मास्टर्स करना है, मुझे भी बहुत सारा पढ़ना है। और अभी मैं भी 19 साल की हूँ और मुझे अभी 19, 29, 27 साल तक मैं भी पढ़ने वाली हूँ। तो मेरा भी मुझे बहुत लंबा बहुत पढ़ना है। तो अभी तो फ़िलहाल शादी में मतलब नहीं भाई, मैं तो अभी किसी से भी शादी नहीं। तो चलिए, ये प्रश्नों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आज हमने तमाम प्रकार के प्रश्न किए शिवरंजनी से, और आपने देखा होगा कि इन्होंने जो इनकी शिक्षा दीक्षा है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है इनके लाइफ में। और इन्होंने कोई ऐसे वैसे कॉलेज से पढ़ाई नहीं किया है। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, पहले इनके बारे में आप जानिए। आज बड़ी सरलता और सहजता से इन्होंने जो उत्तर दिया है, बताया है अपने लाइफ के बारे में, आप क्या समझते हैं, क्या सीख मिलती है आपको। और आपको बता दें कि इन्होंने अपने मुंह से कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला होगा। ख़ास तौर से मैं तो कभी नहीं सुना हूं कि किसी भी व्यक्ति को इन्होंने कुछ बोला हो। तो आपको क्या लगा आज इनका उत्तर सुन के? चूँकि हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई ऐसी स्टूडेंट भी है जो मैथ और बायो 12वीं में दोनों में 100 में 100 पाई हो। लोगों का एक पॉइंट वीक होता है। मैथ या बायो जब लोग लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कई लोग मैथ या बायो से पढ़े होंगे, लेकिन एक पॉइंट तो वीक होगा। लेकिन इनका 100 में 100 रहा है, ये बहुत मायने रखता है। और एक चीज़ आपको बताऊंगा, आध्यात्मिक रूप से कहिए या वैज्ञानिक रूप से कहिए, दोनों में ये एक महारत हासिल की है। चूँकि जैसे इन्होंने श्लोकों की बौछार किया या श्लोकों को यूज करके अपने शब्दों का विस्तार किया, तो ये बहुत मायने रखता है। अध्यात्म का ज्ञान रखना और अपना क्षेत्र जो पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें भी ज्ञान रखना। और ख़ास तौर से इनकी पढ़ाई जो है वो शुरू से लेकर अंत तक बढ़िया रही है। लगभग 93% हाई स्कूल में है, 95% 9%। तो सोचिए कि 95% इनका इंटर में है। और MBBS में क्या आपका रहा है? अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है मेरी। अभी कंप्लीट नहीं हुई, चूँकि MBBS का भी रिजल्ट बाकी है। उसमें भी मैं आपको एक इनका वीडियो दिखाऊंगा, बताऊंगा कि MBBS का कैसा रहा। चूँकि साइंटिफिकली ये ज़्यादा आज बात की हैं तो साइंस के बारे में इनको ज्ञान भी है। और जब ये MBBS बन जाएंगी तो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो ट्रोल कसते हैं लोग, इनके बारे में बोलते हैं भला बुरा, आज इन्होंने साफ कर दिया है और इनके जीवन के बारे में हमने इनसे बात किया, जाना, बहुत कुछ इन्होंने बताया। तो आप एक विद्यार्थी के नाते इनको क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं, एक आध्यात्मिक रूप से आपकी कैसा दर्जा देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे रिसर्च इंडिया न्यूज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।